हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 की अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है जी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और हम करने वाले हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो 2016 में, 13 में, 14 में, 17 में, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। और साथ में 2013 में, 14 में, 16 में जितने भी क्वेश्चन इस पीपीटी के अंदर मिलेंगे ना आपको, वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। और अगर आपने ये कर लिए तो समझो आपका चैप्टर वैसे ही क्लियर है। ओके, देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो एग्जाम से एक दो दिन पहले देख रहे हो ना और आपके पास टाइम नहीं है चैप्टर कंप्लीट करने का, तो ये करके जाओ, इस पीपीटी का एक एक क्वेश्चन करके जाओ। और वीडियो में मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर करना है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है, एक डेढ़ महीना है अभी एग्जाम के अंदर, तो आप चैप्टर की वीडियो समझ के आना, देख कर आना। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी विद नोट्स है। ठीक है, बट अगर एग्जाम में अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे, मतलब ये वाली जो वीडियो दे रखी है वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो जी अब हम शुरू कर देते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या आपका कोई फ्रेंड है जिसका एसएसटी इंग्लिश में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सेम चैप्टर में इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंग्लिश की लैंग्वेज में अपलोड कर चुका हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन, यहाँ हिंदी में वर्डिंग है ना, सारी की सारी इंग्लिश में वर्डिंग मिलेंगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उदाहरण देके बताइए कि जो हमारा बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, अपने उत्पादों को विभिन्न तरीके से कैसे फैला सकती है या कैसे फैला रही है। ओके, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में आया क्वेश्चन है। आपने एक बात नोटिस करी होगी, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही है। ओके, मैं चाहता तो यहाँ पर 2016 लिख सकता था, 13, और यहीं पर 2014, 17 और 2010 लिख सकता था। बट मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस वे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है कि एक एमएनसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकती है, अपना काम जो है, अपना जो एक तरह से आप कह सकते हो प्रोडक्शन उत्पादन कैसे शुरू कर सकती है। तीन तरीके हैं उसके पास। पहला है कि वो क्या करे, किसी लोकल कंपनी के साथ, जैसे कि मान लो बाहर की कोई एमएनसी, अमेरिका की कोई एमएनसी है, वो एमएनसी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, अगर अमेरिका की कोई एमएनसी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है, तो वो इंडिया की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेगी। ओके, तो पहला तरीका तो ये है। अब इसके फायदे क्या होंगे? इसके दो फायदे होंगे इंडिया की कंपनी को। पहला, उनको धन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो बाहर की कोई एमएनसी इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी तो फ्री में थोड़ा ना कर देगी, पैसे देगी ना, तो पहले तो पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। बाहर की जो कंपनी होगी उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो वो इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी, तो इंडिया की कंपनी को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने का मौका मिल जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, वो क्या कर सकती है एमएनसी, इंडिया की किसी कंपनी को डायरेक्टली खरीद सकती है। जैसे कि अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था कारगिल फूड्स, उसने इंडिया की कंपनी को खरीद लिया जिसका नाम था परक फूड्स। बिल्कुल खरीद ही लिया। अब इससे क्या फायदा होता है? पहले दिन से ही पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। बाहर की कोई कंपनी ने जो, अब देखो उसे झंझट भी नहीं रहता। झंझट क्यों नहीं रहता? क्योंकि पहले से उनको बनी बनाई कंपनी मिल रही है, एम्प्लॉय बिल्कुल एम्प्लॉय भी वैसे के वैसे ही मिल रहे हैं, पहले से ही काम करते हैं, और उनको आसपास के एनवायरमेंट से या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, ठीक है, कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला तो ये फायदा हो जाता है इनका। ठीक है, और तीसरा तरीका है कि एमएनसी के पास वो क्या कर सकती है, लोकल कंपनी को एज ए सप्लायर यूज कर सकती है। मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने एक कंपनी के अंदर एज ए जूनियर अकाउंटेंट वर्क किया था कुछ टाइम के लिए, और वो फुटवेयर से रिलेटेड कंपनी थी। फुटवेयर यानी शूज वगैरह से रिलेटेड कंपनी थी। तो हमारे पास है ना ऑर्डर आते थे। ऑर्डर कौन कौन सी कंपनी के आते थे? जैसे कि रिलैक्सो के पास, रिलैक्सो के ऑर्डर आते थे। ठीक है, एडिडास के ऑफर ऑर्डर आते थे। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी, नाइकी के भी ऑर्डर वगैरह आते थे। तो नाइकी हमें क्या करता था, या जो भी कंपनी है वो हमें क्या भेजती थी, रॉ मटेरियल भेजती थी। हम उनके शूज है ना बना के उनको वापस भेज देते थे, है ना। तो वो अपना टैग लगा के भेज देती थी। तो इनसे उनको क्या फायदा होता था? अब इनको स्टोरेज वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो सीधा उनको सप्लाई कर रहे हैं, और उनको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली बनाकर भेजेंगे, है ना। तो ये फायदा हो जाता था, इसलिए वो क्या करती थी, हमको एज ए सप्लायर यूज कर देती। ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो ये भी फायदा होता है। तो तीन तरीके हैं जिसके साथ एमएनसी दूसरी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है, या तो पार्टनरशिप कर ले, या खरीद ले, या उसके एज ए सप्लायर यूज कर ले लोकल कंपनी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर 9700 से ज्यादा बच्चे एडेड हैं। आप भी इस पर ज्वाइन हो जाना। कुछ छोटे अपडेट बट इंपॉर्टेंट अपडेट जो होते हैं, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं यहीं पर अपलोड कर देता हूँ। और बीच बीच में से कुछ एमसीक्यू वाला कुछ क्वेश्चन भी वगैरह पूछते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी मैं यहीं पर दे देता हूँ।
और साथ में बहुत सारे बच्चे जिनको नोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, नोट से, एमसीक्यू से, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बता दूं कि एक वेबसाइट बनाई है आप ही के लिए, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है मेन पॉइंट स्टडी। गूगल पे जाके डायरेक्टली आप लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। डायरेक्टली आप क्वेश्चन वगैरह को या जो भी पीडीएफ वगैरह होती है, नोट्स वगैरह होते हैं, उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता दूं ये जो नोट्स है वो एकदम फ्री है। वेबसाइट पे जाओगे, क्लिक करोगे, डायरेक्टली नोट्स ओपन होंगे, ना लॉगिन है ना कोई पेमेंट है, बिल्कुल एकदम एज इट इज फ्री है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ फ्री है तो उसको फ्री का मटेरियल मत लेना। आपको अगर कोई पैसे दे के भी नोट्स दे रहा हो ना, तो उसके नोट्स ले लेना और इससे कंपेयर कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा डिफरेंस। जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। ये वाले नोट ज्यादा ही बेटर मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर आप अपने नोट्स की पढ़ाई कर रहे हो, बाकी को ऐसा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपका भला चाहता हूँ। आप अगर किसी को पैसे देकर नोट्स ले रहे हो तो पहले ये देख लेना, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं आप पैसे दे दो फिर आप सोचो यार पैसे दे दी, है ना, तो इसलिए पहले आप चेक कर लेना। ऑल दो जैसे मैंने कहा ये नोट्स एकदम फ्री है, कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, बट देखो इसकी सर्वर की कॉस्ट होती है वेबसाइट की, और अभी ये मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसके अंदर ज़्यादा नोट्स डाल रहा हूँ सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है। तो आप में से अगर कोई है ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा बच्चा है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो जरूर करे। क्यों? क्योंकि देखो आपको तो फ्री में मिल रहे हैं, बट क्या पता एक टाइम पे आपके जो जूनियर हैं उनको शायद पे करना पड़े, क्योंकि देखो मैं 99.9% अपनी तरफ से दूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं इसको पेड करूं, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं अपनी बिल्कुल अच्छे से रखूंगा कि पूरी कोशिश करूंगा कि इसे कभी पेड ना बनाऊं, ठीक है, हमेशा फ्री रखूं नोट सब बच्चों के लिए। बट दिक्कत की बात यह है इसकी सर्वर की कॉस्ट है, कहीं ऐसा ना हो मेरी जितनी अर्निंग आ रही है वो सारी इसी में चली जाए, है ना, तो उस टाइम तो फिर मेरे को करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट जरूर करो, कितना भी सपोर्ट हो उससे कोई मैटर नहीं करता, बट आप अगर सपोर्ट करोगे ना तो फिर मेरे को भी लगेगा कि हाँ यार मैं अकेला नहीं हूँ, बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा। बिल्कुल 100% कोशिश रखूंगा कि अभी किसी भी तरीके से पेड ना होने दूँ, ठीक है। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली तो मैं आपको बता दूं, आप वेबसाइट पे जाओगे ना, जब नोट्स डाउनलोड करने में ऐड मिलेगी आपको, ऐड पे क्लिक कर देना, ठीक है, और 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। और अच्छे नंबर लाओ यार, इससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं है मेरे लिए, अच्छे नंबर लाओ आप, ठीक है। और बाकी अपने अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ऐसी आगे वीडियो आती रहेगी। और मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का भी कुछ मटेरियल यहाँ पर अपलोड करूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे लाभान्वित किया है। लाभान्वित किया है, लाभान्वित का मतलब होता है जी कैसे फायदा पहुंचाया है, ठीक है। चलो आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो इसमें देखो यही फायदे दिख रहे हैं आपको कि उपभोक्ता को क्या फायदा हुआ, कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, उत्पादकताओं को क्या फायदा हुआ, ठीक है, उत्पादक होते हैं जो कि बनाते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और तीसरा है जी श्रमिकों को क्या फायदा हुआ। इसमें सारे के सारे फायदे पूछे हैं। तो देखो पहले कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, उनको अलग अलग ब्रांड मिल रहे हैं, बाहर की कोई एमएनसी इंडिया के अंदर आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी इंडिया के अंदर आ रही है, तो अपने अलग अलग प्रोडक्ट देगी, तो इंडियन कंज्यूमर के पास चॉइस है, उनको सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं और बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर को क्या फायदा होता है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, बाहर की कोई कंपनी आती है तो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आती है, उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बाहर की कंट्री में जाकर अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं। पहले मैंने बताया था ना कि बाहर की जब कोई हम क्या करते थे, बाहर की कंपनी को इंडिया के अंदर नहीं आने देते थे, तो इंडिया की जो बाहर की कंट्री है ना वो भी इंडिया की कंपनी को बाहर स्टैब्लिश नहीं होने देती थी। बट अब हमने बाहर की एमएनसी को इंडिया के अंदर आने दिया, तो इंडिया की एमएनसी भी बाहर जाकर अपना प्रोडक्ट बेच पा रही है। तो ये फायदे हैं। श्रमिकों को क्या फायदा है, पहली बात तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इंडिया के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो जब एमएनसी इंडिया के अंदर आती है, अपना प्लांट वगैरह लगाती है, तो अपने साथ लोग तो लेकर नहीं आती होगी अमेरिका से, है ना, वो यहाँ पर ही जो लोग हैं उनको एम्प्लॉय करती होगी, तो पहले तो लोगों को जॉब मिल जाती है। और दूसरा फायदा है कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना वो भी इंप्रूव होता है हमारे वर्कर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे अलग अलग चैनल है, भरत कुमार खोरवाल हो गया, मेन पॉइंट टैग हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, यूनिक वर्ल्ड हो गया, ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है। वैसे तो सारे चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बट ये वाला जो चैनल है इस पे 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बिल्कुल कल ही हुए। और मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 29 से 30 वीडियो डाल रखी है। आप सोचोगे सर ऐसा क्या डाल रखा है कि इतने सारे सब्सक्राइबर हो गई। बेसिकली ये जो चैनल है ना ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो अर्निंग करना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो मैं 15-16 साल का हूँ, मैं तो अर्न ही नहीं कर सकता, मेरी एज का तो कोई करता नहीं है, तो ये आप रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एज के बच्चे मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो पैसे से पढ़ाई का पैसे से एज सच, एज से पैसों का एज सच कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आप अगर चाहो तो इस चैनल की वीडियो देख सकते हो, सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं, बट वीडियो को फायदा उठाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार कैसे अधिक
विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि बाहर की एमएनसी को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करने की कैसे कोशिश कर रही है। आपको पता है जब बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो फायदा होता है हमारा, लोगों को जॉब मिलती है, कंज्यूमर को चॉइसेस मिलती है, प्रोड्यूसर को फायदा होता है, इकोनॉमी को फायदा होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि ज्यादा से ज्यादा एमएनसी इंडिया के अंदर आए तो इसके लिए कुछ करे। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या कर रही है। हर कंट्री करती है वैसे तो, क्या करती है वो SEZ बनाती है। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसमें लिखा होगा आर्थिक, ये लिखा ना विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हिंदी में स्पेशल का मतलब विशेष हो गया, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, और क्षेत्र यानी जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जोन क्या होता है, बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाती है। क्योंकि देखो अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया के अंदर आ रही है तो वो कम से कम एक चीज़ चाहेगी कि 24/7 पानी आए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, रोड वगैरह सही हो। तो ऐसी जगह पर उनको गवर्नमेंट है ना एक एरिया उनके लिए स्टैब्लिश कर देती है कि ये चीज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये हमने बनाया है, यहाँ पर हर फैसिलिटी हमने दी है, तो यहाँ पर आप आकर आप प्लांट लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एमएनसी को भी पता चलेगा हाँ यार गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है इतना, तो हम भी जाकर वहाँ पर प्लांट लगाए, तो एमएनसी अट्रैक्ट होती है इससे। ओके। और मैं आपको बता दूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ना 5 साल के लिए टैक्स जो होता है वो फ्री होता है। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। ओके। अच्छा लिखा हुआ भी है मैंने, यहाँ लिखा हुआ है, शायद बुक में ना लिखा हुआ आपके। और सेकंड पॉइंट ये है कि विदेशी कंपनी को, मतलब विदेशी कंपनी को आकर्षित करने के लिए ना दूसरा तरीका क्या है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या करती है, जो लेबर पॉलिसी होती है ना, जो श्रमिक कानून होता है उसको थोड़ा लचीला बना देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि रूल ये बोलता है कि आप किसी भी बंदे से 10 घंटे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। बट एमएनसी बोलती है यार कि हमें ना जरूरत है कि हम वर्कर को थोड़ा ज्यादा पे कर देंगे, बट हम चाहते हैं कि वो 11 घंटे काम करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बोलती है चलो ठीक है पैसे मिल रहे हैं, तो उनको बोलती है कि ठीक है आप 11 घंटे काम करवा लो बट सैलरी अच्छे से देना। तो इससे क्या पता चला, तो गवर्नमेंट ने एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं अपने लेबर लॉ को भी, यानी जो अपने श्रमिक कानून है उसको भी थोड़ा बहुत चेंज वगैरह किया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है। तो इससे भी एमएनसी अट्रैक्ट होती है कि भैया गवर्नमेंट हमारे लिए लेबर लॉ तक कानून चेंज करने के लिए रेडी है, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए इतना कर रही है, तो वहां जाकर हमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। इसलिए फिर एमएनसी अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली किसी भी 3 शर्तों की जांच करें जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा अपनी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। एक एमएनसी जो होती है वो दूसरी कंट्री के अंदर जब प्लांट लगाती है तो वो किन किन चीजों का ध्यान रखती है, वो 3 चीजों का ध्यान रखती है। पहला, श्रम का, यानी लोगों का, कि वहां पर जो लोग हैं या वर्कर जो हैं वो कम सैलरी ले, है ना। देखो आप कभी भी नोटिस करना, ज्यादातर जो एमएनसी के बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना वो यहाँ तो आपको चाइना में मिलेंगे या आपको इंडिया में मिलेंगे। रीजन क्या है, यहाँ पर सस्ते लेबर और स्किल्ड लेबर है ना, मतलब स्किल्ड लेबर है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से यहाँ पर हमें फैक्ट्रियां वगैरह देखने के लिए मिलती है, ज्यादातर एमएनसी के बड़े बड़े प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा रीजन है बाजार। बाजार का मतलब मार्केट, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, चाइना की भी ज्यादा है, तो लोगों, अब आप अमेरिका की एमएनसी को पता है, अमेरिका की किसी कंपनी को पता है यार इंडिया में प्लांट लगाएंगे तो इंडिया के लोग खरीदने वाले हैं तो वहीं पर बेच देंगे। चाइना के साथ भी सेम है, तो ये भी ध्यान रखती है कि बाजार वगैरह मिल जाए। अब कोई छोटी सी कंट्री में तो लगाएगी नहीं ना, एमएनसी जो है छोटी, बिल्कुल छोटी सी कंट्री में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार हमें अपना जो है वो चीजें बेचने के लिए भी चाहिए, तो बड़ी कंट्री में अपने प्लांट लगाना पसंद करती है जहां पर पॉपुलेशन अच्छी हो, जहां पर खरीदने वाले लोग। तीसरा, सरकारी नीतियों को भी देखती है कि सरकार सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही। कहीं ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल बोले कि जी 8 घंटे ही काम करवाओ, ज्यादा घंटे काम मत करवाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसे दो। इससे तो एमएनसी फिर ये सोचेगी यार ज्यादा पैसे भी दो काम भी ज्यादा ना करवाओ, फिर तो हम अपने दूसरी कंट्री में लगाते हैं, इस कंट्री में क्यों लगाएंगे प्लांट। तो इन चीजों का ध्यान रखती है एमएनसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित किया है। प्रौद्योगिकीकरण का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने बेसिकली क्या किया है कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है। कैसे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है, एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो एक टाइम पे क्या होता था कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इतना ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, इतना बढ़िया ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। आप अगर आज से 100 साल पहले जाओगे ना, तो आज से 100 साल पहले जो है वो इतना ज्यादा क्या नहीं होता था, एक्सचेंज नहीं होता था, ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, दूसरी कंट्री से इतना ट्रेड नहीं होता था। बट आज जो है बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यार टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया। आज मैं बैठे बैठे अमेरिका से कोई चीज मंगवा सकता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का खेल है ना इसमें, और टेक्नोलॉजी का खेल है। तो ये एक फायदा होता है। और आगे आगे आज से 100 साल बाद देखोगे तो और ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि और ज्यादा टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। देखो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह प्रमुख कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया
को बहुत तेज किया गया है, यहाँ बहुत तेज हुई है। तो ये उदाहरण दे रखा है, पिछले 50 साल में जो है प्रौद्योगिकी ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ जो है बहुत आसानी से तेज और सस्ते दामों पर पहुंच जाती है। ओके, और साथ ही में मैं बताऊं टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे ये फ़ोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, टेलीफोन वगैरह वो भी आते हैं, इससे कम्युनिकेशन ईजी हुआ है। अब आप बाहर की किसी भी कंपनी जैसे अमेजोन, बाहर की कोई जैसे कि मान लो अलीबाबा, चाइना में अलीबाबा होता है, उसका कोई प्रोडक्ट वगैरह मंगाना हो या उसकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट मंगाना हो, तो यहाँ पर भी आप उनकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये वो इसी से पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर लिखना है आपको, और ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी कैसे अहम भूमिका निभाती है, बाकी क्वेश्चन भी रीड करने ला, ठीक है। आपको यह पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस और वे में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। आपको पता चल ही चुका है कि आंसर सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि न्याय संगत वैश्वीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्याय संगत वैश्वीकरण पैदा करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, या न्याय संगत वैश्वीकरण कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, 2010 में और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल दो क्वेश्चन मुझको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है, देखो जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। जैसे कि पहला फायदा तो ग्लोबलाइजेशन का ये है कि जी मान लो कंज्यूमर को बहुत चॉइस मिलती है, प्रोड्यूसर दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच देता है, बट इससे कुछ नुकसान भी है। बाहर का कोई प्रोडक्ट सस्ता आता है ना, तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर है या किसी भी कंट्री के प्रोड्यूसर हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं बिकती। बाहर से देखो, चाइना से मान लो कोई सस्ता टॉय आता है, तो हमारे जो इंडिया के टॉय मेकर है उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका टॉय थोड़ा महंगा होता है। तो एक प्रॉब्लम है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे ग्लोबलाइजेशन के कुछ नुकसान भी है। तो इस तो ग्लोबलाइजेशन, तो अब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है, इसमें ये बोला जाता है कि ऐसा ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए जिससे सबको फायदा हो। ऐसे ना हो कि कुछ कुछ लोगों को फायदा हो। जैसे कि अभी टॉय का एग्जांपल दिया, उससे तो सिर्फ वो चाइना के प्रोडक्ट को या चाइना के प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है, इंडिया का तो घाटा हो रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ किया जाए जिससे सबको फायदा हो, इसी को हम कहते हैं न्याय संगत ग्लोबलाइजेशन, न्याय संगत वैश्वीकरण, ठीक है। तो यही लिखा है, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वैश्वीकरण के लाभों में में सबकी हिस्सेदारी बने, यानी सबको फायदा हो, ठीक है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है सरकार। और सरकार क्या क्या कर सकती है मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल दे देता हूं। बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, चाइना का टॉय आ रहा है 25 रुपए का, ठीक है। इंडिया का प्रोडक्ट है 50 रुपए का। अब हमारे में कितना भी नेशनलिज्म हो, हम बहुत पेट्रियोटिक हैं, इसमें तो कोई वो शक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति है हमारे में। बट मान लो कोई बहुत गरीब पर्सन है, उसको पता है यार उसका बच्चा जिद कर रहा है कि जी प्रोडक्ट चाहिए या खिलौना चाहिए, और दोनों खिलौने जो हैं सेम है, इनके भी बट इनका 25 रुपये का चाइना से आया, हमारा 50 रुपये का। तो वो जो पर्सन है वो क्या दिलाएगा अपने बच्चों को, ऑब्वियसली बात है 25 रुपये का प्रोडक्ट दिलाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ, क्योंकि सारे बंदे ऐसे ही करेंगे, 25 रुपये के प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो इससे इंडियन प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि बाहर से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसको अब इससे, अब देखो गवर्नमेंट क्या रूल निभा सकती है, गवर्नमेंट क्या देगी, ठीक है 25 रुपये है ना, इस पे 100% ड्यूटी लगा दो, टैक्स लगा दो, अब ये भी 50 रुपये का हो गया। अब आया ना कंपटीशन, अब बेसिकली हमारे इंडियन प्रोड्यूसर का भी 50 रुपये का है, चाइना का प्रोडक्ट भी 50 रुपये का है। अब जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी लोग उस पर जाएंगे। और मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार नहीं, इंडिया के जो टॉय है वो थोड़े से एक तरह से अच्छे नहीं है, ज्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट क्योंकि वो इंडियन प्रोडक्ट है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो बेसिकली एक फेयर जो है वो ग्लोबलाइजेशन बना सकती है कौन, हमारी गवर्नमेंट। ओके, चलो, तो यही लिखा हुआ है। देखो सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि, अच्छा पहला काम तो सरकार ये कर सकती है कि लेबर लॉ जो हो वो ढंग से इंप्लीमेंट हो, क्योंकि एमएनसी कभी कभी आती है ना तो ज्यादा काम करवाती है वर्कर से, और कभी बहुत ज्यादा काम करवाती है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि लेबर के साथ बुरा ना हो, तो गवर्नमेंट एक अहम भूमिका निभाती है। गवर्नमेंट ये देखती है कि ठीक है 1-2 घंटे ज्यादा काम करवा ले कोई बात नहीं, बट ऐसे नहीं कि 24-24 घंटे काम करवा रहे हो, पूरे दिन फैक्ट्री में रख रहे हो, तो ये गलत है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन से वर्करों को भी फायदा हो, वर्करों को नुकसान ना हो, इसलिए ये ध्यान रख सकती है हमारी गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि छोटे छोटे उत्पादकों को फायदा पहुंचा सकती है, जैसे इंडिया के कंज्यूमर है, इंडिया के प्रोड्यूसर है, इंडिया के उत्पादक है, यानी जो इंडिया में चीजें बनाते हैं, तो उनको थोड़ा फायदा दे सकती है, उनके लिए थोड़ा टैक्स कम कर सकती है, जिससे इनको भी थोड़ा सपोर्ट मिले। जैसे इंडिया के टॉय मेकर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ये वाला है। तीसरा पॉइंट है कि यदि अगर गवर्नमेंट को जरूरी लगे तो वो क्या कर सके, निवेश अवरोध भी लगा सके, या मैं आप कह सकूं बैरियर भी लगा सके, टैक्स बढ़ा सके, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो न्याय संगत नियम बनाने के लिए वो डब्ल्यूटीओ को क्या करे, थोड़ा सा दबाव डाले। मैं आपको बताऊं, डब्ल्यूटीओ आपको पता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये रहा,
तो WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया गया था 1995 में 1 जैन को। इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसका नाम था गैट, ये भी ट्रेड के लिए था बट ये अपना काम ढंग से नहीं करता था, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया और नया ऑर्गेनाइजेशन खोला गया जिसका नाम है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जैन 1995 को बनाया गया था। ये बेसिकली ट्रेड वगैरह देखता है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से व्यापार वगैरह देखता है। तो इसके ना कभी कभार जो होता है रूल वगैरह थोड़े खराब होते हैं, है ना, वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करता है। तो ये बोला गया है कि बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील कंट्री है ना, उनको साथ में आना चाहिए और WTO को फोर्स करना चाहिए कि आप कानून बनाओ ना, एक न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कानून बनाओ जिससे सबको फायदा हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ कुछ कंट्रियों को फायदा हो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वही पूरा का पूरा आपको लिखना है कि बेसिकली वैश्वीकरण जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो क्या करती है। जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंट्री में क्या होता है, जैसे कि मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, वो ब्राजील में से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल उठाती है, चाइना में जाके उसको असेंबल करवाती है ना, और साथ ही में अगर उस कंपनी से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसका कॉल सेंटर इंडिया में है, तो इंडिया में भी चीप लेबर है, चाइना में भी चीप। तो इससे क्या हुआ, सारी की सारी कंट्रियां मिल गई। कंपनी एक थी बट उसने देखो ब्राजील से उठाया, कंपनी का बेस या हेडक्वार्टर आप कह सकते हो, या मेन कंपनी का ओरिजिन जो था वो यूएस से था, ब्राजील से रॉ मटेरियल उठाया, चाइना में असेंबल किया, इंडिया में कॉल सेंटर। तो ये सारी की सारी कंट्री इंटीग्रेट हो गई ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उसने सारे के सारे देशों को एक तरह से मिला दिया। तो यही बात लिखी हुई है। अब इस आंसर को आप रीड कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जाम में लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम लिख कर आ जाना, ठीक है। चलो ये उसका थोड़ा एडिशन है, उसके बाद इसके बाद ये वाला भी लिखना है आपको, ठीक है। बात यह है कि मैंने नोट से इसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैं बता दूं सारे के सारे आंसर नोट से लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, नोट्स का स्क्रीनशॉट है, तो ये इसमें आ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण के साथ बताइए कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव का वर्णन करें। जब प्रभाव बोला जाता है ना तो इसमें दोनों आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की दोनों पूछे जाते हैं आपसे कि पॉजिटिव भी बताओ और नेगेटिव भी बताओ। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव तो हम देख चुके हैं, है ना, देखो पता है ना, ये अभी देखे, चलो मैं दिखा देता हूँ फिर आप बोलोगे कि सर दिखे नहीं हमें। हाँ ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं ग्लोबलाइजेशन के। उपभोक्ता को क्या फायदा हुआ, उत्पादक को क्या फायदा हुआ, श्रमिकों को क्या फायदा हुआ। अब थोड़े से हम नेगेटिव की बात भी कर लेते हैं, तो सीधा नेगेटिव भी आ जाए ना। सकारात्मक यहाँ पर है, ये रे नकारात्मक। तो पहला तो कृषि को धक्का लगा है। कृषि को धक्का लगने का मतलब है कि बाहर से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती है ना वो फूड प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इंडियन फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि गांव और शहरों के बीच जो असमानता है वो बढ़ी है। ज़्यादातर MNC जो है वो शहरों के अंदर अपना प्लांट लगाती है, तो इससे शहर ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, बट जो गांव है वो थोड़ा डेवलप की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है कि घरेलू उत्पादों को वैश्वीकरण से नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा है और कभी कभी इनका बिजनेस भी बंद हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के टॉय मेकर हो गए, ठीक है, बाहर से जो टॉय आते हैं सस्ते आते हैं, तो इससे इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनको कोई नहीं खरीदता, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बिजनेस ही ठप हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण सतत पहुंचने विकास में सहायक नहीं है। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण में फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती है और जो MNC होती है वो चाहती है बस पैसा कमाना, उसको डेवलप, उसको कोई एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो इससे ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता और MNC का एक अधिकार बढ़ा है। और लास्ट पॉइंट है कि MNC का एक अधिकार बढ़ा है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है हमें चाइना के फ़ोन से डर क्यों लगता है? आप देखोगे कि चाइना के बारे में, यानी चाइना के फ़ोन को लेकर बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्वालिटी अच्छी है बट क्रिटिसाइज़ क्यों करा जाता है? क्योंकि एक तरह से जो चाइना है वो यहाँ पर इतने प्रोडक्ट बेच रहा है कि हम उनके आदी हो चुके हैं। अब हर 4 में से 2 बंदे के पास तो आपको चाइना का फ़ोन मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे क्या पता चला है, हम एक तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं उन पे, है ना। और ये डिपेंडेंसी और ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो यही डर रहता है, यही डर लगा रहता है। तो MNC से एक अधिकार भी बढ़ा है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदारीकरण क्या है और उसके हमें प्रभाव बताने हैं, कि 4 प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है, ये बहुत ध्यान से सुनना। देखो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो हमने क्या किया था कि दूसरी कंट्री के साथ व्यापार ना करना पसंद किया। हमने क्या कहा कि हम दूसरी कंट्री के साथ व्यापार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भी एक टाइम पे व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। तो हम ये मतलब ये समझ चुके थे कि अगर कोई ट्रेड करने आ रहा है तो हमारे पे कब्जा भी कर सकता है, तो इसलिए हमने बोला कि हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। बट उसके बाद 1991 में हमने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था LPG, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया और वैश्वीकरण हो गया। इसमें हमने बोला कि हम दूसरे देशों से व्यापार करेंगे क्योंकि अब टाइम आ चुका था जिससे हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना था। ठीक है, तो हमने पॉलिसी अपनाई जिसमें हमने बोला कि दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करेंगे। तो मैं आपको बता दूं 1947 में है ना, हमने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था व्यापार अवरोध। हम क्या करते थे कि दूसरी कंट्री से अवरोध लगाते थे, मतलब दूसरी कंट्री से व्यापार नहीं करते थे और अवरोध वगैरह लगाते थे। अगर कोई चीज अमेरिका में 100 रुपए की बन रही है और वो चीज इंडिया में वो बेचना चाहते थे तो हम उस पर 1000% टैक्स लगा देते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000% होता नहीं था बट 1000% मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि 1000% लगा देते थे कि जी बेच लो, अब बेच लो, 1000 रुपए की चीज आप देख लो 1000% टैक्स कितना होगा। तो वो बेचते ही नहीं थे। तो ये एक तरह का व्यापार अवरोध हो गया ना। तो अब क्या है कि 1991 में हमने इन व्यापार अवरोधों को खत्म कर दिया। तो उसी का मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदार हो जाना, लिबरल हो जाना। ठीक है, जब सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाया जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है, देखो व्यापार प्रतिबंध क्या होते हैं? व्यापार पर लगाया गया प्रतिबंध व्यापार अवरोध कहलाता है। व्यापार अवरोध सरकार द्वारा लगाया जाता है, ये आपको पता है। और आयात पर जो कर लगा होता है वो व्यापार अवरोध का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। वो जो मैंने आपको टॉय का एग्जांपल दिया था ना कि 25 रुपए का टॉय आ रहा है, उस पर 100% टैक्स लगा दिया। तो जो 100% टैक्स है ये आयात एक तरह से अवरोध है, क्योंकि ये बाहर से चीज आ रही है ना, आयात हो रही है, आयात का मतलब जो आ रही है। ठीक है, तो उस पर एक तरह से टैक्स लगाया गया तो ये आयात अवरोध हो गया। तो ऐसे वगैरह सरकार लगाती है। ठीक है, और जब ये सरकार हटाती है ऐसे अवरोधों को तो इसी को कहते हैं उदारीकरण। और इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्या क्या फायदा हुआ है? पहला तो ये फायदा हुआ है कि एमएनसी इंडिया के अंदर आने लग गई है ना। दूसरी बात है कि हमारी इंडिया की बहुत सारी कंपनी भी बाहर जाकर व्यापार वगैरह कर रही है, क्योंकि जब हमने बाहर की कंट्रियों के अपने कंट्री के अंदर ट्रेड करने दिया तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी कंट्री अभी इंडिया हमारी कंट्री के अंदर ट्रेड कर सकती है। तीसरा फायदा ये हुआ कि बहुत सारी एमएनसी जो है वो अपने साथ न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आई, तो उससे भी फायदा हुआ। और चौथा, हमारे कंज्यूमर को भी अलग अलग तरह के अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट मिल पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को कैसे एकीकृत कर रहा है, कैसे जोड़ रहा है। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जैसे कि मान लो अमेरिका में कोई चीज बन रही है, अमेरिका की कोई कंपनी है जो ब्राजील से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके चाइना में भेज रही है, असेंबल वगैरह करवा रही है, और उस कंपनी का कॉल सेंटर इंडिया में है। तो इससे क्या हुआ कि देश एकीकृत हो गए। ठीक है, इससे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर को भी बाहर जाके चीजें बेचने का मौका मिलता है और हमारे बाहर की कंपनियां भी इंडिया के अंदर आती है, इससे फायदा होता है। ठीक है, तो यही है कि दूसरे देशों के बाजार भी आपस में मिल गए हैं। ओके, चलो जी। और ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे कि जो विदेशी व्यापार होता है, चाइना में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो भेजी जाती है। चाइना दूसरी, निर्यात का मतलब होता है भेजना। चाइना दूसरी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें भेजता है और फिर आयात भी करता है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दे तो इंडिया में फ़ोन वगैरह भेजता है वो, है ना। इंडिया में वो निर्यात करता है फ़ोन वगैरह, और हम क्या करते हैं, हम निर्यात करते हैं उनको क्या, मसाले वगैरह हो गए या कपड़े वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें हम निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहे हैं। देखो वैसे तो चाइना की बहुत बुरी पॉलिसी रहती है कि वो हमारा लैंड को एक तरह से ऑक्यूपाई करना चाहता है। आई डोंट नो ये क्यों कर रहा है वो, बट आप अगर देखो तो ट्रेड में हमारे रिलेशन अच्छा है। ठीक है, बट अगर वो ऐसी हरकतें छोड़ दे अपना तो शायद दोनों मिलकर बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को लगता नहीं कि चाइना पीछे हटेगा इस चीज़ में। ठीक है, और वो थोड़ा दिमाग से सोचने वाला कम ही लगता है मेरे को ऐसी चीज़ों में। ठीक है, चलो ऐसी पॉलिसी नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों लैंड ले रहे हो आप हमारा, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने माल के उत्पादन की लागत को कम रखने के लिए कैसे प्रबंध करती है। इसका मतलब है एमएनसी जो है वो ट्राई करती है कि उनका प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता हो या उनको कम से कम पैसे देना पड़े दूसरी कंट्री के अंदर। तो वो क्या करती है, तो वो तीन चीज़ों को ध्यान में रखती है। पहला कि वो ये देखती है कि वहाँ पर जिस भी कंट्री के अंदर वो अपना प्लांट लगा रही है वहाँ पर सस्ते से सस्ते लेबर और अच्छे से अच्छे लेबर मिल जाए। दूसरा वो ये देखती है कि वहाँ पर जो भी लोग हो ना, पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ की, ताकि जो प्रोडक्ट हो वो वहीं पर बेच सके। वो ऐसी जगह पर प्लांट लगाती है एमएनसी जहाँ पर लोग जो हो वहाँ पर वो चीज़ खरीदने वाले हो। जैसे कि मान लो अगर एमएनसी जो है वो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है जो दिल्ली के लोग ही खरीदते हैं, तो वो दिल्ली के अंदर प्लांट लगाएगी, कन्याकुमारी में नहीं लगाएगी अपने, है ना। और अगर कन्याकुमारी के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट, मतलब कन्याकुमारी के लिए वो प्रोडक्ट बना रही है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है जो कन्याकुमारी के लोग अपने खरीदते हो, तो वो कन्याकुमारी के अंदर लगाएगी वो प्लांट वगैरह, दिल्ली के अंदर क्यों लगाएगी? तो यही है, ये दूसरी चीज है जिसका वो एमएनसी ध्यान रखती है अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, पैसे बचाने के लिए। और तीसरा एमएनसी ये भी देखती है कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि जी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 25,000 सैलरी देनी पड़ेगी, तो एमएनसी सोचती है अरे क्या ये 20,000, एक तो 25-30% टैक्स दो और 20,000 सैलरी दो, तो नुकसान होगा। तो इसलिए एमएनसी उसी कंट्री की तरफ जाती है जहां पर जो हो लेबर लॉ हो, जो श्रम कानून हो वो थोड़े से लिबरल हो, थोड़े से लचीले हो। ठीक है, और भारत जो है इसीलिए जो श्रम कानून है वो लचीले बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कैसे हमारे बाजार कैसे बदल गए हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक टाइम पे जैसे मैंने बताया कि हम दूसरी कंट्री के साथ व्यापार नहीं करते थे, ट्रेड नहीं करते थे, है ना। 1947 से लेके 1991 तक की हमारी यही पॉलिसी थी। बट 1991 के बाद क्या हुआ, पूरा तरीके से एक तरह से आप कह सकते हो बाजार बदल गया। हमने एक पॉलिसी अपनाई जिससे बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आई और इंडिया की कंपनी बाहर गई। ठीक है, तो इससे हमारे कंज्यूमर को फायदा हुआ, हमारे प्रोड्यूसर को फायदा हुआ, हमारे श्रमिकों को फायदा हुआ। तो वही सारी की सारी चीजें बता रखी है कि मोबाइल में, टेलीफोन में, है ना, कपड़ों में, है ना, और टीवी वगैरह में, सब चीजों में हमें अलग अलग तरीकों के ब्रांड मिलने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO क्या मुख्य उद्देश्य क्या है। तो WTO क्यों बनाया गया, क्या क्या काम है उसके, तो यही है कि नियम वगैरह बनाता है ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, और ये देखता है कि उस नियम का अच्छे से पालन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए, ट्रेड बैरियर नहीं होने चाहिए। जो हमारी WTO है वो ये कहता है कि हर कंट्री को बैरियर नहीं लगाने चाहिए, टैक्स वगैरह नहीं बढ़ाने चाहिए, बाहर से जितना हो सके दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया ना टॉय वाला एग्जांपल, तो इंडियन गवर्नमेंट मान लो अगर 100% टैक्स लगा रही है तो सबसे पहले WTO बोलेगा कि 100% टैक्स मत लगाओ। ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाहर की कोई कंपनी आपके साथ ट्रेड करेगी नहीं तो आप टैक्स मत लगाओ, है ना। तो ये सारी की सारी बातें बोलती है WTO के जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रखो। बट एक इसकी दिक्कत है, एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये भेदभाव बहुत करता है। ये सिर्फ डेवलप कंट्री को फायदा पहुंचाता है। इंडिया को बोलता है कि आप दूसरी, मतलब अपने ट्रेड बैरियर घटाओ, दूसरी कंट्री के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, टैक्स कम करो। बट ये चीज़ वो अमेरिका को नहीं बोलता, ये चीज़ वो जापान को नहीं बोलता, भेदभाव करता है। ठीक है, तो चलो जी, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ओके, बिल्कुल अच्छे से रट लेना ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको यही देखने के लिए मिलेंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, बस इस चीज का ध्यान रखना, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, डरना नहीं है। यही सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो, बाकी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला कि हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन वगैरह कर लेना, बाकी अलग अलग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जब आप फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनना, क्योंकि 10th क्लास है, क्या पता आप आगे जाके साइंस लो, कॉमर्स लो, तो शायद जो है वो इस चैनल पे आपका थोड़ा सा आना जाना कम हो, है ना। बट फिर भी आप मेन पॉइंट टेक को कर सकते हो, मेरे व्लॉगिंग चैनल को कर सकते हो, तो एक तरह से, और गेमिंग चैनल को कर सकते हो, गेम वगैरह खेलने का मन हो तो फिर आ जाना आप। ठीक है, तो कम से कम साथ रहेंगे। ओके, बाकी अगर कोई, वैसे मैं बता दूं अलग अलग चैनल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।